नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबरों के इस नए ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें सरकार ने मान लिया है कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया। यह सरकारी रिपोर्ट है, ये बंगाल सरकार की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है और इस रिपोर्ट की बारीकियां हम आपको समझाएंगे। आज हम आपको उन दंगा पीड़ितों से मिलवाएंगे जिनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय अब राजनीति हो रही है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन लोगों से मिलने नहीं आया और अभी भी इनकी सुरक्षा खतरे में है। बीजेपी ने हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ का कैंप लगाए जाने की मांग की है। इसके बाद हम नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। देश के तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 70 याचिकाएं डाली गई थी, जिनमें मुख्य रूप से 3 बातों को लेकर विवाद चल रहा है। सबसे बड़ा विरोध वक्फ बाय यूजर, यानी इस्तेमाल कर रहे थे उस जमीन का और वो वक्फ की जमीन है। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को लेकर सबसे बड़ा विवाद है, जिसे नए कानून में खत्म ही कर दिया गया है। आज आपको बताएंगे कि ये वक्फ बाय यूजर प्रावधान क्या है, जिसने पूरे देश में हंगामा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों के अंदर इस पर जवाब मांगा है। मेरी तरफ से मेरे हाथ में अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स भी है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि सरकार ने लिख के अपनी तरफ से क्या दिया है, सरकार ने क्या अंडरटेकिंग दी है। और अब अंजना 2.0 मेरी एआई वर्जन आप क्या दिखाने वाली है। अंजना, जैसे आपके पास आपकी तरह दिखने वाला एआई वर्जन है, उसी तरह मैं आज एक और एआई वर्जन आपको दिखाऊंगी, जिसकी राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूपीटी ने अपने कार्यकर्ताओं को शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का नया भाषण सुनवाया। यह भाषण एआई की मदद से तैयार किया गया था। इस भाषण में उनकी आवाज, उनका अंदाज तो पुराना वाला था, लेकिन नई बात यह है कि इस भाषण में वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जबकि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा बीजेपी के साथ खड़े नजर आते रहे, जीते जी। अब देखिए, देश में इस वक्त 2 ही बड़े मुद्दे हैं। पहला है वक्फ कानून के नाम पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और दूसरा है वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी कानूनी लड़ाई। सबसे पहले बात करेंगे मुर्शिदाबाद में हुई हिंदू विरोधी हिंसा की। उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था और ये बात हम नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार की ये रिपोर्ट कह रही है। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट में बताया है कि मुर्शिदाबाद में उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं को टारगेट किया। बाकायदा इस रिपोर्ट में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जो हमला करने वाले लोग थे उनके लिए मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट के पन्ने पलटकर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। मुर्शिदाबाद में 8, 11 और 12 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई। इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। इस रिपोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश करते हुए आज बंगाल सरकार ने जो पक्ष रखा है, उसके खास पॉइंट्स आज आपको जानने चाहिए। 8 अप्रैल का जिक्र करते हुए इसमें बताया गया है कि इस दिन जंगीपुरा में 8 से 10 हजार, और ये सबसे पहले आपको पन्ना दिखाते हुए कि ये वो रिपोर्ट है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में पेश की है। अब इसके पन्ने को जब आप पलटेंगे तो पहले ही पन्ने पर ये देखिए, ये वाला है, ये यूआरएल वाला हिस्सा हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये पन्ना ये देखिए, ये आपके सामने है और इस पन्ने पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो पूरी लाइन है उसमें बाकायदा जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 4,000 से 5,000 लोग कैसे आगे बढ़े। उमरपुर और ब्लॉक कर दिया उन्होंने नेशनल हाईवे को। इसके आगे जो पूरी जानकारी दी गई है वो पॉइंट वाइज अब हम आपको बताना चाहते हैं। 8 अप्रैल का जिक्र करते हुए इसमें बताया गया है कि उस दिन जंगीपुरा में कैसे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर कुछ संगठन वक्फ कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने वहां का हाईवे जैम कर दिया। हाईवे वाला लाइन आप देख रहे हैं, हाईलाइट भी हमने कर दिया है आपके लिए।
जब पुलिस ने उनसे हटने के लिए कहा तो भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने हमला शुरू कर दिया। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर भीड़ के हाथों में घातक हथियार थे और ये लोग पुलिसकर्मियों को जान से मारना चाहते थे। ये सब कुछ आपके सामने इस रिपोर्ट में है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनके हाथों में घातक हथियार थे और ये लोग पुलिसकर्मियों को जान से मारना चाहते थे। 11 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर बताया गया है कि इस दिन जुमे की नमाज के बाद हाईवे जाम करने की कोशिश हुई। करीब 2000 की संख्या में मुस्लिम भीड़ ने रोड को जाम किया। ये लोग भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। बाद में भीड़ ने आसपास की दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये बार बार हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तमाम बातें कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस रिपोर्ट में हाई कोर्ट को बता रही है। आगे सरकार ये लिखती है पश्चिम बंगाल की कि उपद्रवियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि लिमिटेड, बहुत कम तस्वीरें ही क्यों आई जब पत्थरबाजी की तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे। 12 अप्रैल को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शमशेरगंज में एक मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हुई। मैं भी वो पन्ना पलट लेती हूं ताकि आपको दिखा दूं कि इसी रिपोर्ट में आगे कौन सी बात कही गई है। देखिए, अब इस पन्ने में पूरी जानकारी दी गई है। सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की बात सब कुछ इस पन्ने में लिखा गया है, जो कि लाइन बाय लाइन हम आपके लिए बड़ी तस्वीर में हाईलाइट भी कर रहे हैं। अब आएंगे कि कैसे हमला करने वाली भीड़ और जिन पर हमला हुआ यानी जो पीड़ित हैं उनका धर्म भी बाकायदा पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट में बताती है। इस भीड़ ने वहां के हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हिंदू वर्ड बाकायदा लिखा गया है। आप जूम इन करके इस कैमरे पे दिखा दीजिए एक बार। ये वाला कैमरा जिसमें पहले की तीसरी लाइन पे आप देख रहे हैं, इसमें यहां पर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक उस शब्द के नीचे मैंने अपनी उंगली रखी है, यहीं पर हिंदू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए और इस रिपोर्ट के कुछ और पन्नों को पलटते ही आपके सामने पूरी सच्चाई आती चली जाएगी कि न सिर्फ जो पीड़ित थे, जिन पर हमला हुआ, उनका मजहब, उनका धर्म बताया गया है कि इस भीड़ ने वहां के हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पुलिस के रोकने पर उन पर भी पथराव कर दिया। रिपोर्ट में इस बात पर भी मुहर लगाई गई है, बाकायदा एक पूरा टेबल बनाया गया है और इस टेबल में ये देखिए, ये आपके सामने ग्राफिक्स भी आ गया। ये वो पूरा टेबल है जिस टेबल में इसी पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोगों को उकसाया गया, भीड़ को भड़काया गया। इसमें बाकायदा अकाउंट्स के नंबर भी डाले गए हैं। रिपोर्ट के इस बात पर भी मुहर लगाई गई है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा करने, भड़काने की कोशिश की गई। बंगाल पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने 1500 से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स की एक पूरी लिस्ट तैयार की है जिन पर भीड़ को भड़काने का शक है। इसमें फेसबुक 1185 अकाउंट, इसमें एक्स जिस पर 358 अकाउंट, यूट्यूब के 2 अकाउंट और 1 इंस्टाग्राम यूजर शामिल है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है। मुर्शिदाबाद हिंसा अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके पीड़ित राज्य सरकार को नजर नहीं आ रहे, लेकिन विपक्ष के लिए वो घातक हथियार बन गए हैं। ममता सरकार हिंसा पीड़ित हिंदू परिवारों की सुध नहीं ले रही है, यह आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और इसी का फायदा बंगाल बीजेपी ने उठाया है। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कुछ पीड़ितों को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे। इन हिंदू परिवारों ने उपद्रव के दौरान उनके साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी, अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने मांग की है कि उनके इलाके में बीएसएफ का कैंप लगाया जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। इसमें आप गवर्नर साहब को देख रहे हैं, बैठे हुए हैं सीवी बोस साहब और वो सबकी बात सुन रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने भी हिंसा के बाद अब हालात का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद जाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि वो खुद देखना चाहते हैं कि उपद्रवियों ने कितने बड़े पैमाने पर हिंसा की, वहां के पीड़ितों का हाल क्या है। I am going to the field. Let me also have a personal account of what really happened in the field. That's a reality check which I am doing today. I am also meeting some of the
victims who have come to meet me here. After taking the views of all sections of society who are affected, then I will tell you what exactly is the report. मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने एक बड़ा दावा किया है। उनका यह आरोप है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी, सुनियोजित हिंसा थी, यानी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, जिसमें धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर से उन्मादी भीड़ को उकसाया गया। ये उनका दावा है। ये सुकांता मजूमदार बीजेपी के नेता का दावा है। उन्होंने इस हिंसा के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर भी आरोप लगाया और उनका कहना है कि पिछले काफी समय से मुर्शिदाबाद में पीएफआई एक्टिव है। उनके ही इशारे पर हिंसा की योजना बनाई गई थी। Rule is the only solution to this. Why? Because, as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area हो सकता है। अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल ending ceremony and at the ending ceremony of that camp, the TMC local MLA Maninul Islam, he was present, and when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested, those were related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the वेस्ट बंगाल पुलिस। आप मुसलमान की बात करते हैं, वो हिंदू की बात करते हैं, तो धर्म बचा कहाँ है? मैं केवल मुसलमान की बात नहीं करता, हिंदू मुसलमान की भी बात करता हूँ। मैंने हमेशा सद्भाव की बात की है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सद्भाव का रास्ता अपनाया है। टीएमसी को बदनाम करने के लिए कुछ रेडिकल रिलीजियस फैनेटिक्स संगठन है जो टीएमसी को बदनाम करने के लिए वहाँ इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभी तक 60 एफआईआर दर्ज की है, करीब 315 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की एक एसआईटी का भी गठन किया है और पुलिस ने अभी तक जितनी कार्रवाई की है उसमें उनकी बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने जाफराबाद में मारे गए गोविंद और चंदन दास के हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य हैं। पलायन करके गए परिवार धीरे धीरे घर लौट रहे हैं, लेकिन क्या सच में हालात वही हैं जो पुलिस कह रही है? सच यह है कि उपद्रव के 6 दिन बाद भी हिंदुओं की घर वापसी नहीं हुई है। वो आज भी अलग अलग जगहों पर रेफ्यूजी बन के रहने को मजबूर हैं और तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे होंगे। जिन हिंदू परिवारों ने उपद्रवियों के डर से अपना घर छोड़ा वो अलग अलग जगहों पर रेफ्यूजी बने हुए, शरणार्थी बने हुए हैं। आश्रय की टीम जाफराबाद के एक शरणार्थी कैंप में पहुंची जहां पर बड़ी संख्या में जो पीड़ित हैं हिंदू, उनके परिवार रहते हैं। हमने उनसे बात की है, हमने उनकी आपबीती सुनी है, जिनके घर उपद्रवियों ने जला दिए हैं। यहां मौजूद लोगों ने पूरे जिले में बीएसएफ की तैनाती की मांग की है। आप सोचिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो नहीं मानते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में वो सुरक्षित रहेंगे। वो बार बार बीएसएफ की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों ने दावा किया है कि उपद्रवियों में ज्यादातर स्थानीय लोग शामिल थे। ममता सरकार ने पीड़ितों से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन मुआवजे का ऐलान जरूर किया है। लेकिन क्या मुआवजे की रकम से पीड़ितों के जख्म पर मरहम लग जाता है? इस सवाल का जवाब मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए गोविंद और चंदन दास के परिवार से पूछना चाहिए, जिन्होंने मुआवजे की रकम को लेने से ही इनकार कर दिया है और वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। करीबन 5 दिन पुरानी ये घटना है, लेकिन अभी तक जो ये हरगोविंद दास के घर की जो स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है। 2 लोगों को उनके घर के सामने ही मारा गया और उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन स्थिति जो है इस घर की अभी तक आप देखें तो आपको शायद समझ में आएगा कि जो तांडव यहाँ पे किया गया था वो कितना दर्दनाक था। अभी तक इस घर में तोड़ फोड़ जो है वो देखा जा रहा है।
ये घर का सामने का इलाका है और अभी तक कंप्लीटली वैंडलिज्म जो है देखा गया है। हरगोविंद दास के फैमिली के साथ जब बात की कि क्या ये जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जो दिया जा रहा है क्या वो ग्रहण करेंगे, उनका दावा है कि नहीं, इस पैसे से उनको कुछ नहीं होगा, इस पैसे से उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फिर से ऐसा कुछ होके 10 लाख रुपया देकर शायद जो जाने गई हैं उनको तो वापस नहीं लाया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे जो फैमिली का स्टैंड है कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए, जिन लोगों ने ये कांड किया है उनको फांसी की सजा दो। আমাদের তো এখন বাইরে থেকে তো এখানকার লোক তো আমাদের এখানে বাইরে তো হিসাব নাই, আমাদের যা হয়েছে সব স্থানীয়, যে এই যে ঝামেলা করলো, ভাঙচুর করলো, তারা কি স্থানীয় সবাই? স্থানীয়, বাইরের লোক এখানে কোথা থেকে আসবে? তো আমরা বাইরের লোক, তো আমরা তো সব স্থানীয়, আমরা তো বাইরের লোককে দেখতে হবো। হ্যাঁ, পাশে গ্রামে যে যেমন আমাদের গ্রামে সবাই তো খারাপ না, সবাই তো ভালো না, তো হয়তো খারাপ আছে 10টা, হয়তো 5টা ভালোও আছে। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके में जहां पे हिंसा देखी गई थी, वहां पे एक स्कूल को यूटिलाइज किया जा रहा है लोगों को खाना खिलाने के लिए। जो लोग जिनके घरों में वैंडलिज्म हुआ था उनको यहां पर लोकली यहां पे हेल्प किया जा रहा है। यहां पे जैसे देखा जा रहा है कि खाना पक रहा है, सिर्फ जिन जिन के घरों पे वायलेंस होने के बाद वहां पे तोड़फोड़ की गई, उनके खाने के रहने के जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए यहाँ पे खाना जो है ये कम्युनिटी किचन टाइप का एक बनाया गया है लोगों के लिए। यहाँ पे लोग हैं, महिलाएं भी हैं। ভয় যে চিন্তা করছে, লুটপাট করছে, আমরা ভয়ে থাকতে পারছি না, মারধর করছে, গলাতে ছেনি লাগিয়ে দিচ্ছে, তার জন্য আমরা ভয়ে থাকতে পারছি না। আর আমি ছেলে একাই, আমার বাড়িতে কোনো বেটা ছেলে নাই, কি করে থাকবো? নাই আমার ছেলে, কিছু তো নাই আমাদের বাড়িতে, ছেলে মেয়ে কি করে খিলাবো, তার লাগে বাড়ি ছেড়ে হতঙ্গর মতন পালিয়ে গেছি। থাকবেন কোথায় এখন? এখন বাড়িতে ঢুকেছে, লাইন টাইন নাই, কিছু সব ছিঁড়ে দিয়েছে। কোনো কারেন্ট না, ছিঁড়ে দিয়েছে তো, কেমন করে ছেলে মেয়ে কেমন করে থাকবো? যা ছিল কিছু তো নাই বাড়িতে, সব লুটপাট হয়ে গেছে। এখনকার সিচুয়েশন এখনো ভয়াবহ আছে। কালকেও তো শুনলাম যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, আর তারপরে এইদিকে কি একটা কাকুরে ওইদিকে কি একটা জায়গা আছে, ওখানে বোমা বিস্ফোট হয়েছে। তা আমাদের সুরক্ষার জন্য আমাদের একটাই दाबी যে बीएसएफ कैंप ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि बहुत तादाद में लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बयान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाहर से आए थे लोग जिन्होंने झमेला किया, कुछ लोगों का कहना है कि लोकल्स ही थे। लेकिन जो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घरों में वापस जाए, घरों में रहे, और यहाँ पे बीएसएफ हो, पुलिस हो, यहाँ पे रुके, परमानेंट पोस्टिंग हो, बीएसएफ की हो, पुलिस की हो, स्टेट पुलिस की हो या फिर सेंट्रल पुलिस की हो। एरिया में इन लोगों को जो चाहिए वो सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ताकि यहाँ पर जो पिछले हफ्ते हुआ वो कभी ना हो। इस पूरे घटना के भीतर जो देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ से दूसरी जगह पे गए हैं पलायन करके, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि सरकार, शायद वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का, एक अश्योरेंस दे कि ऐसा जो हुआ है वो दोबारा कभी नहीं होगा। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, मुर्शिदाबाद। अपने ही देश में शरणार्थी बने, रेफ्यूजी बने इन लोगों की घर वापसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है, ये आप तय कीजिए। वक्फ कानून को लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो गई है और उसी बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। आज इसका दूसरा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं डाली गई। इन याचिकाओं में 3 बातें मुख्य हैं जिन पर मुस्लिम पक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है। पहला, वक्फ बाय यूजर। नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर के विचार को खत्म कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? किसी भी संपत्ति पर अगर लंबे समय से इस्लाम धर्म से जुड़े कार्य होते थे तो उसे वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। अब चाहे उस संपत्ति का कोई लिखित कागज हो, दस्तावेज हो, ना हो गई, वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। लेकिन सरकार ने नए वक्फ कानून में इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है। नए वक्फ कानून में कहा गया है कि ऐसी कोई भी संपत्ति जिस पर इस्लामिक कार्य हो रहे थे उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर पहले से इस्लाम धर्म से जुड़ा काम हो रहा था। यह ग्राउंड नहीं बनेगा उसे वक्फ की संपत्ति बनाने का। पेपर है, दस्तावेज है, लाइए।
कोर्ट में वक्फ बाय यूजर को लेकर आपत्ति यह जताई गई कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर है। यानी समझिए हर 2 प्रॉपर्टी में से 1 प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है। लिखित दस्तावेज इनके हैं नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल इस्लामिक कार्यों के लिए होता है, इसलिए वो वक्फ की जमीन बन गए। कोर्ट में कहा गया है कि नए कानून में वक्फ बाय यूजर खत्म करने से इन संपत्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा। कोर्ट में तर्क दिया गया है कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं था। कई मस्जिदें 13वीं हो 14वीं सदी की है, ऐसे में वक्फ बाय यूजर को कैसे रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि दस्तावेज मिलने इतनी पुरानी मस्जिदों के बहुत मुश्किल है। कोर्ट ने इसीलिए वक्फ बाय यूजर वाली जो संपत्तियां हैं उनको सुनवाई डाल दी है और डी नोटिफाई ना करने के लिए कह दिया है। दूसरा मुद्दा जिसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी वो है कलेक्टर द्वारा वक्फ संपत्ति के सर्वे। आपने अक्सर सुना होगा टीवी पर आकर सभी ज्यादा नेता जो इस संशोधन बिल के खिलाफ है वो ये कहते हैं कि आप कलेक्टर को बहुत पावर दे रहे हैं। नए वक्फ कानून में वक्फ संपत्ति के सर्वे की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है, यानी विवाद होने की स्थिति में कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं भाई कलेक्टर साहब को तय करना है। इसके अलावा अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बताया गया है तो कलेक्टर उसका सर्वे करके राज्य सरकार को जानकारी देगा और सरकारी संपत्ति हुई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में डालना होगा। कोर्ट में कलेक्टर्स के इन अधिकारियों पर आपत्ति जताई गई है। कोर्ट में कहा गया कि कलेक्टर अगर किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं मानता है तो कोर्ट का निर्णय आने तक उसे वक्फ की संपत्ति ही मानी जाए। अब देखिए वक्फ कानून पर कानूनी विवाद का जो तीसरा मुद्दा था वो क्या है, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल किया जाना। ये जो दो गैर मुस्लिम वाला मामला है, नए वक्फ कानून में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में और बोर्ड में, स्टेट में, दोनों में ही दो गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पहले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का कोई प्रावधान था ही नहीं। इसी वजह से जब कोर्ट में इस प्रावधान पर आपत्ति जताई गई तो उसने इसे सुनवाई का विषय समझा और इसे धार्मिक अधिकारों के खिलाफ माना। साफ कोर्ट ने यहां तक पूछ लिया कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देगी। इसी पार्टी की ना हार है ना जीत है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट की। जिन मैटर्स में ठोस मुद्दे होते हैं सुनवाई के लिए और जिनको सुनने के लिए दूसरी तारीख मुकर्रर की जाती है, उस वक़्त के दौरान कोर्ट नॉर्मली ऑर्डर करते हैं कि यथास्थिति बनाए रखें ताकि फर्दर चेंजेस और ना हो, क्योंकि हम इस बात की गहराई से सुनवाई करने वाले हैं। यही हुआ है। कोर्ट ने आज कुछ रिलीफ दिया है और आगे 5 मई के लिए ये मामले को रखे गए हैं कि जब तक जो है पार्टीज प्लीडिंग्स कंप्लीट करेंगी, काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर फाइल होगा और उस दिन अगर कोर्ट को लगा कि और इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत है तो उस दिन इसको प्रेस किया जाएगा। कि जो पिटीशन में अभी डिमांड थी अभी वो चीज़ तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहूँगा कि इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड जीत इतना जल्दी बोलना गलत होगा। लीगल बैटल तो चलेगी ना, 5 मई को फिर है तो हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टेटमेंट आएगा और मेरी राय यह है कि हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम यही चाहेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून मुसलमानों की मजहब के ऊपर, उनके ईमान के ऊपर, उनकी शनाख्त के ऊपर एक हमला है और हम इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे।
एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी-नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। चाहे ओवैसी की पिटीशन हो, चाहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हों, या कांग्रेस की समाजवादी होड़ लगी हुई है पिटीशंस की, लेकिन ये सब सवाल डे वन से हमारे सामने आए थे और ये एड्रेस हो चुका है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में कि नॉन मुस्लिम्स कैसे होंगे। यह मेरा नहीं फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का रामजस फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में हुआ, उसमें फैसला हो चुका है कि यह वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष वक्फ कानून के विरोध में 70 याचिकाएं लेकर पहुंचा है और वहीं मुस्लिम दाऊदी बोहरा समुदाय ने नए वक्फ कानून की जमकर तारीफ की है। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। उन्होंने वक्फ में संशोधन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ में हुए इन बदलावों की जरूरत पिछले काफी समय से थी। साहब, मैं अपने वाक्यों को भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
और अब हम बात करेंगे एक ऐसे खुलासे की जिसने अनुच्छेद 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की राजनीति के डबल स्टैंडर्ड्स को कई मायनों में उजागर कर दिया है। देश की जनता अभी तक ये मानती है, फारूक अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के फैसले का विरोधी मानती थी, लेकिन जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनके करीबी दोस्त और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत, जिन्हें एएस दुल्लत के नाम से जाना जाता है, खुलासा किया है कि फारूक अब्दुल्ला तो अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के समर्थक थे। और ये जो किताब आप साइन करते हुए देख रहे हैं, दरअसल अमरजीत सिंह दुल्लत ने अपनी किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में इसका जिक्र किया है। उन्होंने किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जो गुप्त रूप से सीक्रेट तौर पर समर्थन किया था, जबकि वो राजनीतिक मंचों से अनुच्छेद 370 को बनाए रखने की बात कहते रहे हैं। आपने उनके अनेकों भाषण सुने होंगे। जब कश्मीर में चुनाव हो रहा था तब उन तमाम भाषणों में वो बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। वो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटाकर सब कुछ तबाह कर दिया। अब इस किताब में लिखा है कि अगर उस वक्त केंद्र की बीजेपी सरकार अपने फैसले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को विश्वास में ले लेती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव को पास करने में मदद करती। पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत की ये किताब कल लॉन्च होने वाली है और इसकी लॉन्चिंग से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। दरअसल दुल्लत और फारूक पुराने दोस्त हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपको इन दोनों की साथ मिलेंगी। दुल्लत और फारूक पुराने दोस्त हैं और दुल्लत का कहना है कि उनकी ये किताब फारूक अब्दुल्ला पर है, लेकिन उसमें विवादित बातें नहीं हैं। हालांकि अनुच्छेद 370 को लेकर इस किताब में जो कुछ लिखा गया है उससे फारूक अब्दुल्ला बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि किताब में उनके बारे में लिखी गई बातें मनगढ़ंत हैं। फारूक अब्दुल्ला ने तो इस किताब में लिखी गई इन विवादित बातों को बिक्री बढ़ाने का स्टंट कहा है। ये शायद फारूक साहब ने भी किताब नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ देता हूँ। फारूक was terribly hurt. He has always been extremely open about his willingness to work with Delhi. He said, why did they have to be locked up? Why were we not taken into confidence? Maybe we could also have helped. अब इसमें क्या है? मैं तो कहता हूँ जो भी इस किताब में है वो सही है, कोई झूठ थोड़ी है। कोई झूठ नहीं है। हाँ। और नथिंग। आपके साथ फारूक साहब के संबंध को लेकर जो लगातार बात किए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे संबंध तो बड़े अच्छे हैं डॉक्टर साहब के साथ। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, उसके एक दिन पहले ही कश्मीर के जो तमाम नेता थे, अगर आपको याद हो तो सबको नजरबंद किया गया था ताकि हालात खराब ना हो। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के ऐलान के बाद फारूक अब्दुल्ला समेत कई कश्मीरी नेताओं ने, ये देखिए, खूब हंगामा किया था। लेकिन किताब में पूर्व रॉ चीफ ने कुछ अलग कहानी लिखी है। अब हम आपको अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयान बताते हैं। अगस्त 2019 में, ये जो आप उनको देख रहे हैं सीना ठोक कर बोलते हुए, अगस्त 2019 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी छिन जाएगी। दिसंबर 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया, तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नर्क में डाल दो, इन लोगों से विश्वासघात किया गया है। उसके बाद अक्टूबर 2022 उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने जाने के खिलाफ उनकी पार्टी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। सितंबर 2021 में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की हर पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हो रही है। मोदी हो या मोदी के बाद जो भी आने वाला हो, वो 370 को हटा नहीं सकता। 370 जो है वो है और रहेगा। वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी। रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में, है जी। उसी पार्लियामेंट में राज्यसभा जिसमें कहते हैं, उसमें जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर थे, उनने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। हमारे यहाँ 370 था, उसमें आंकड़े दिए जिसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। बिल्कुल।
तो फिर 377 ने तो उसको पीछे नहीं रखा। आज भी आतंकवाद है। आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में? जब 48 में आया गया और 50 में मंजूर हुआ, तब से तो ये खिलाफ भी थे कि कश्मीर की चीजें थे, मगर हमने नहीं माना। अगर इन्हें इतने साल लगे लाने में, इंशाल्लाह हम भी लेंगे इसको। वो अल्लाह ताला जानता है ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर, और इंशाल्लाह आएगा, यहाँ के लोगों के लिए आएगा। सोचिए, बड़े बड़े मंचों से जो फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, वो असल में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समर्थन में थे, ऐसा दावा है पूर्व रॉ चीफ का। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे ने फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के विपक्षी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। उनका कहना है कि फारूक अब्दुल्ला बीजेपी की बी टीम की तरह हैं, जो अनुच्छेद 370 के मामले पर अंदर खाने में समर्थन करते हैं और कश्मीरियों का वोट पाने के लिए उसके विरोध में बोलते हैं। दुल्लत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं, और आज जब दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब, कि पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त व शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। अगर महबूबा जी दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं, तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आखिरकार फारूक साहब को दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। अब दुल्लत साहब को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कल जब किताब रिलीज़ होगी तो फारूक साहब उनके साथ वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि इस झूठ का साथ जो है फारूक साहब नहीं देंगे। ये दोस्ताना इनका हमेशा रहा है, और दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का राज जानता है, इसलिए उनको मालूम होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में फारूक अब्दुल्ला जी का हाथ था? देखिए, इस बारे में क्योंकि दो दोस्तों ने बात की है, दो दोस्त जानते हैं, तो हम इसके बारे में तीसरा क्या कह सकता। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के बारे में राय दी तो हम वही मानेंगे। पूर्व राज चीफ ने जिस प्रकार से अपनी बात कही है अपनी किताब में, तो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और किसी के बारे में जो भी लिखेंगे निश्चय ही उसमें कुछ ना कुछ तथ्य छुपे होंगे। ठीक है, वोट लेने के माध्यम से इन्होंने पिछले दिनों जो अक्टूबर के इलेक्शन में, तो उसमें इस प्रकार की बातें की थी, लेकिन आज भी उसके ऊपर 370 इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इससे साफ जाहिर होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और 370 का हटने का ही समर्थन करती है। आज आपको बताएंगे कि कैसे भारत दुनिया में हथियारों के बाजार में एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका नतीजा आईफोन, फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में नजर भी आने लगा है। और अब भारत विदेशों के शॉपिंग कार्ट में अपनी मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और युद्धपोत जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में भारत की नजर उन देशों पर है जो अभी तक हथियारों के लिए एशिया पर निर्भर हुआ करते थे। इजराइल, फिलिस्तीन और यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में हथियार खरीदने की एक होड़ शुरू हो गई है, और भारत इसे बड़े मौके की तरह देख रहा है। हम आपको बताते हैं कैसे। यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से दुनिया का हथियार बाजार बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। पश्चिमी देशों ने अपने हथियार यूक्रेन भेज दिए हैं।
जबकि एशिया ने अपने लिए ही गोला बारूद निर्माण किया। इस वजह से वो देश जो हथियारों के लिए रशिया और अमेरिका पर निर्भर थे, उनके लिए हथियारों की सप्लाई काफी प्रभावित हुई। इस मौके का फायदा भारत उठाना चाहता है। भारत इन देशों को अपने हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है और इन देशों को हथियार खरीदने में मदद भी कर रहा है। इन देशों की हथियारों वाली जरूरत पूरी करने के लिए भारत ने काफी समय पहले अपने हथियार उत्पादन को तेजी से, जिसको कहते हैं स्पाइक किया, बढ़ा दिया, जिसका फायदा अब जाकर उसे मिलेगा। साल 2014-15 में भारत ने 46,429 करोड़ रुपए के हथियारों का उत्पादन किया, जो 2023-24 में बढ़कर 1,27,434 करोड़ रुपए का हो गया। यानी 10 साल में कम से कम अगर आप देखें तो भारत का हथियार उत्पादन लगभग 3 गुना, 3-fold बढ़ गया है। साल 2020 से अब तक भारत में हथियारों का उत्पादन 62%, जी हां, आपने सही सुना, 62% बढ़ गया। साल 2014-15 में भारत ने मात्र 1,941 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, लेकिन 24-25 आते आते भारत ने रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में अब बेचे हैं। इस तरह से 10 वर्षों में भारत के हथियारों का निर्यात लगभग 12 गुना बढ़ गया है। पिछले सिर्फ 1 साल में अगर आप देखें तो भारत के हथियारों की जो बिक्री है उसमें 12%, 12% का इजाफा है। साल 2029 तक मोदी सरकार ने हथियारों की बिक्री दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारत की कोशिश है कि वो 2029 में 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों का निर्यात करें। इसी महीने सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत रक्षा निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया में खुद को हथियारों के ऐसे दुकानदार के रूप में पेश कर रहा है जहां बाकी दुकानों से सस्ता सामान मिलता है। भारत 155 mm की तोपखाने के गोले 25,000 से लेकर 34,000 रुपए एक पीस के हिसाब से बना सकता है, जबकि यही एक गोला यूरोप के देश में 2,60,000 रुपए में बनाकर बेच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, भारत सिर्फ दुनिया के कई देशों को हथियार ही नहीं बेच रहा, बल्कि हथियार खरीदने के लिए सस्ता लोन देने का भी ऑफर दे रहा है और ये लोन ज्यादा समय में चुकाया जा रहा है। भारत सरकार एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की मदद से हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर और लंबे समय के लिए लोन देने का प्लान पर काम कर रही है। अब इसका फायदा कैसे होगा? इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर कम क्रेडिट रेटिंग की वजह से महंगे कर्ज उठा ही नहीं पाते, लोन ले ही नहीं पाते। लोन बांटने के लिए भारत ने एक्जिम बैंक को चुना है, क्योंकि भारत के ज्यादातर बैंक हथियारों की बिक्री के लिए लोन देने में आनाकानी करते हैं। जिन देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, यहां से लोन की वापसी को लेकर बैंक चिंता में रहते हैं। इसीलिए सरकार ने एक्जिम बैंक को डिजाइन किया है। बैंकों की आनाकानी की वजह से ही भारत को लंबे समय तक अगर आप देखिए हथियारों के बाजार में फ्रांस हो, तुर्की हो, चीन हो, ऐसे प्रतिद्वंदियों से पीछे रहना पड़ा, क्योंकि ये देश हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम लोन भी देते हैं। इस तरह भारत भी अब उस समस्या का हल ढूंढ रहा है। अब लोन देंगे, लोन देकर हथियार बेचेंगे और बाजार में आकर अपनी जो एक धमक है वो भी बनाएंगे। भारत ने इसके लिए ब्राजील हो, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमैट्स को भेजे हैं। भारत ने इसी साल ब्राजील में एक्जिम की एक ब्रांच खोली है, जिसके तहत वो ब्राजील से ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। हथियार बेचने के लिए भारत की नजर जो है वो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर है और सूत्रों के मुताबिक साल 2026 तक भारत 20 नए सैन्य राजनयिक अलग अलग देशों में नियुक्त कर देगा। भारत अल्जीरिया, मोरक्को, गयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया, कंबोडिया ऐसे तमाम देशों में अपने सैन्य राजनयिक नियुक्ति करेगा। भारत इन देशों को अपना हथियार बेचने के लिए सही खरीदार मान रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाओं का आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है? आप हंसते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिंता करते हैं या फिर ज्यादा सोचते हैं, किसी बात का दुख है तो आपके शरीर का कोई ना कोई अंग प्रभावित होता है, ऑर्गन प्रभावित होता है। आपको लगता होगा कि आपके इमोशंस का असर सिर्फ आपके मानसिक
स्वास्थ्य पर होता है, मेंटल हेल्थ पर होता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी इमोशंस आपकी किडनी, लिवर, फेफड़े, लंग्स और हार्ट यानी हृदय को प्रभावित करती है। इमोशन सिर्फ एक क्षणिक एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि दुनिया की अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में इंसान की भावनाओं को उसके शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ माना गया है। इंसान का मन और उसका शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अगर आपकी फीलिंग्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी इमोशन शरीर के किस अंग को नुकसान, किस ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये गुस्सा किसी और का नुकसान करे या ना करे, लेकिन आपके लिवर के लिए जरूर नुकसानदायक है। तो लिवर का रिश्ता सीधा गुस्सा से है। गुस्सा करने से तनाव, हताशा, सिरदर्द, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं और लगातार क्रोध करने से इसका असर लिवर पर भी होने लगता है, जिससे इसके डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन जैसे जो उसके काम है, जो उसका फंक्शन है, वो प्रभावित होने लगते हैं। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आपको जॉगिंग, स्विमिंग या मार्शल आर्ट्स जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। हम आपको सिर्फ समस्या नहीं बता रहे, उसका हल भी बता रहे हैं, जिससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, स्ट्रेस, तनाव कम होता है। इसके अलावा ज्यादा शराब और मसालेदार खाने से बचना चाहिए और अपने खाने में खीरा, पुदीना, हरी पत्तेदार सब्जियों को खूब शामिल कीजिए। माना जाता है खुश होना अच्छी बात है और ये शरीर के लिए सकारात्मक है, लेकिन ज़्यादा खुशी या ज़्यादा उत्साह हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एक सीमा से अधिक खुशी हार्ट पर असर डालती है। इससे बेचैनी हो सकती है, नींद ना आना, घबराहट, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, हम सिर्फ समस्या नहीं, आपको हल भी बता रहे हैं। ज़्यादा खुशी होने पर इसे कंट्रोल में, इसे नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लें। इसके अलावा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अब अगला, दुखी होने या गम में डूबने से फेफड़े और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, आपका लंग्स। इससे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इन्फेक्शन से बचने की शरीर की क्षमता कमजोर हो जाती है। ज्यादा दुख या गम से उबरने के लिए अपना सोशल कनेक्शन ठीक करिए, लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। उसके अलावा प्रकृति के बीच समय बिताएं, स्क्रीन पर नहीं, बंद कमरे में नहीं, थोड़ा खुली हवा में जाइए। अब अगला, ज्यादा चिंता करने और ज्यादा सोचने से स्प्लीन यानी तिल्ली जो है आपकी, उसके काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। तिल्ली शरीर के लिए ब्लड सिस्टम का हिस्सा होता है, जो पुरानी या डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करता है, आरबीसी को, और ब्लड सर्कुलेशन यानी खून के जो प्रवाह है उसको बनाए रखता है। अब इसका उपाय भी, चिंता को दूर करने के लिए खान पान संतुलित रखें, हमेशा बैलेंस डाइट। ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, ये सब जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनसे परेशानी होती है। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको हर चीज में फायदा करेगा। और अगला, किसी बात से डर लगता है तो इसका असर किडनी पर होता है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर हम लोग मानते हैं कि नहीं सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है ये, तो अगर आपको कुछ इमोशंस हो रहे हैं, लेकिन देखिए ये आपके ऑर्गन से जुड़ा। डर को नियंत्रित करने के लिए खूब पानी पिए, जिससे आपका डर आपकी किडनी को ज्यादा प्रभावित ना कर पाए। इस तरह माना जा सकता है कि इंसान के इमोशंस भी उसे बीमार बना देते हैं। इसीलिए स्वस्थ रहना तो शरीर में भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।